हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इमाइल दुर्खीम द्वारा दी गई अवधारणा सामाजिक सुदृढ़ता के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि दुर्खीम ने सामाजिक सुदृढ़ता या एकता को दो प्रकार के बताई हैं। एक यांत्रिक एकता जिसे मैकेनिकल सॉलिडरिटी का, और दूसरा सावयवी एकता जिसे ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का। पहले हम बात कर रहे हैं यांत्रिक एकता की। यांत्रिक एकता दुर्खीम के अनुसार उन समाजों में पाई जाती है जिनमें दमनकारी कानून या रिप्रेसिव लॉ की प्रधानता होती है। रिप्रेसिव लॉ क्या होता है? आदिम समाज में पाए जाने वाला वह कानून जिसमें सामूहिक चेतना का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता है। इन समाजों में विभेदीकरण अर्थात कार्यों का वितरण ना के बराबर होता है तथा केवल लिंग और आयु के आधार पर ही थोड़ा बहुत कार्य में विभेदीकरण पाया जाता है। कहने का तात्पर्य कि इन समाजों में जो दंड प्रक्रिया है वो कठोर प्रकार की है और श्रम विभाजन और विशेषीकरण लगभग ना के बराबर है। सामूहिक चेतना द्वारा सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं तथा सामूहिक चेतना को बनाए रखना सभी व्यक्ति अपना परम कर्तव्य मानते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि सामूहिक चेतना को आघात पहुंचता हो वह अपराध की श्रेणी में आता है। यांत्रिक एकता वह एकता है जो कि व्यक्तियों द्वारा एक जैसे कार्यों के कारण पैदा होती है, अर्थात जो समरूपता का या लाइकनेस का परिणाम है। यह एक सरल प्रकार की एकता होती है। दुर्खीम ने इस एकता को यांत्रिक एकता नाम इसलिए दिया क्योंकि जैसे किसी एक यंत्र द्वारा उत्पादित सभी वस्तुएं एक जैसी होती हैं, अर्थात उनमें समरूपता बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक उसी तरह आदिम तथा प्राचीन समाज में व्यक्तियों के कार्यों में समरूपता पाई जाती है। उनका रहन सहन, धार्मिक जीवन तथा मानसिक स्थिति लगभग एक जैसी होती है तथा इस प्रकार की समरूपता से उत्पन्न होने वाली एकता को ही दुर्खीम ने यांत्रिक एकता की संज्ञा दी है। इसे हम इस रूप में समझते हैं, किसी मशीन से जैसे हम कोई बाजार साबुन की टिक्की लाते हैं तो चाहे हम 100 टिक्की लाएं, 100 की 100 टिक्कियाँ बिल्कुल एक जैसी होती है। तो ऐसे ही वो पाते हैं कि पुराने ज़माने में या प्राचीन और आदिम समाजों में मानव का व्यवहार लगभग एक जैसा होता है, इसलिए वो यंत्रवत कार्य करते प्रतीत होते हैं। इन समाजों में रूढ़ियों, प्रथाओं एवं विश्वासों की पालना आँख मूंद कर की जाती है, अर्थात इन पर बहुत अधिक विश्वास होता है। इसलिए समाज की चेतना सर्वव्यापी एवं सर्वग्राही होती है। ऐसे समाजों में कोई भी अपराध सामूहिक चेतना के विरुद्ध माना जाता है तथा समाज की बड़ी प्रतिक्रिया होती है। इसलिए इन समाजों में दंड अत्यधिक कठोर होता है तथा दंड का उद्देश्य दंडित व्यक्ति को देखकर अन्य सदस्यों में भय पैदा करना होता है, जिससे कि भविष्य में उस प्रकार कार्यों की पुनरावृत्ति ना हो। दुर्खीम का यह भी मानना है कि ऐसे समाजों में समूह के सदस्य यंत्रवत रूप में कार्य करते हुए आज्ञाओं का पालन करते प्रतीत होते हैं। दुर्खीम ने यांत्रिक समाज की विशेषताओं को इस रूप में समझाने का प्रयास किया। यांत्रिक समाजों के अंतर्गत दुर्खीम ने आदिम, ग्रामीण और प्राचीन समाजों को माना है। इन समाजों में आयु, लिंग एवं आनुवंशिकता के आधार पर असमानता या विभेदीकरण देखने को मिलता है।
इन समाजों में सामूहिक संपत्ति की अवधारणा देखने को मिलती है तथा गांव या कबीले का मुखिया आनुवंशिकता के आधार पर होता है। सभी निर्णय पंचायत द्वारा दिए जाते हैं और ऐसे समाज में मानसिक, सामाजिक और नैतिक दशकों से एक रूपता में ही पाई जाती है तथा उनके विश्वासों, व्यवहारों एवं मतों में साम्यता पाई जाती है, अर्थात परिवर्तन ना के बराबर। परंपराओं का प्रभुत्व बहुत अधिक होता है। ऐसे समाजों में व्यक्तिवाद का अभाव पाया जाता है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह समाज के लिए करता है और समाज ही उस व्यक्ति के कार्यों को आकलन करता है। यांत्रिक समाजों में व्यक्ति की स्थिति समाज की तुलना में गौण होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज में इतना घुल मिल जाता है कि उसकी स्वयं की व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना के सम्मुख नगण्य हो जाती है। फलस्वरूप इन समाजों में सामूहिक चेतना का बोलबाला होता है। यांत्रिक समाजों में दमनकारी कानून की प्रधानता पाई जाती है। इन कानूनों का उद्देश्य समाज में एकता बनाए रखना होता है तथा किसी भी प्रकार का अपराध सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाने वाला अपराध माना जाता है तथा ऐसे समाजों में ही समाज ही व्यक्ति को दंड देता है। दमनकारी कानून सामूहिक हितों की रक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है तथा इसी आधार पर समाज में सुदृढ़ता एवं नियंत्रण कायम रखा जाता है। यांत्रिक समाजों में जनसंख्या कम होती है, अतः हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। ऐसे समाजों में जनमत का बहुत अधिक महत्व होता है। जनमत की एक रूपता भी समाज में सुदृढ़ता स्थापित करती है। यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है तथा धर्म का स्वरूप दुर्खीम के अनुसार टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा होती है तथा टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। अब सवाल है कि टोटम क्या होता है? तो टोटम कोई पेड़, कोई पशु या अन्य कोई भी पदार्थ हो सकता है। यांत्रिक समाजों में आर्थिक व्यवस्था भरण पोषण वाली होती है, अर्थात उनमें बचत करने वाली भावना नहीं होती। रोज का रोज इकट्ठा करो और खाओ, केवल अपने जीवन को बचाने के लिए होता है। इनमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार एवं समुदाय सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं तथा संपत्ति सामूहिक होती है, अर्थात संपत्ति पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। दूसरी प्रकार की एकता है सावयवी एकता। सावयवी एकता को जैसे पहले भी समझ चुके हैं कि उन्होंने एक प्राणी के शरीर से इसकी तुलना की है। यहाँ हम उसे और विश्लेषित रूप में अध्ययन करना चाहेंगे। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता के विपरीत सावयवी एकता आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानून या रेस्टिट्यूटिव लॉज की प्रधानता होती है। प्रतिकारी कानून क्या होते हैं? इनका उद्देश्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न असंतुलन में सामान्य स्थिति पैदा करना है। इसके अंतर्गत दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक कानून एवं प्रशासनिक कानून आदि आते हैं। इन कानूनों की प्रकृति कम कठोर होती है तथा अपराध की श्रेणी के अनुसार दंड दिया जाता है। आधुनिक समाज में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण अधिक होने के कारण विभिन्नताएं अधिक पाई जाती हैं। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता होने के कारण व्यक्ति किसी एक कार्य का विशेषज्ञ होता है और दूसरे कार्यों के लिए उसे समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। समाज के सदस्यों की इस पारस्परिक निर्भरता
और विशेषीकरण से उत्पन्न असमानता उन्हें एक दूसरे के निकट आने के लिए बाध्य करती है, जिससे कि समाज में एक विशेष प्रकार की एकता स्थापित होती है। और दुर्खीम ने इसी एकता को सावयवी एकता की संज्ञा दी है। दुर्खीम ने सावयवी एकता की अभिव्यक्ति को प्रतिकारी कानूनों के द्वारा होना माना है, जिनका संबंध व्यक्तिगत नैतिकता से होता है। ये व्यक्ति को समाज से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ते, बल्कि किन्हीं मध्यस्थ संस्थाओं और प्रतिनिधियों जैसे न्यायालय, पंच, न्यायाधीश, पुलिस विभाग, बैंक विभाग आदि के द्वारा जोड़ते हैं। सावयवी एकता शारीरिक एकता के समरूप है। जिस प्रकार शरीर का निर्माण अनेक अंगों, हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह इत्यादि से मिलकर बनता है तथा सभी अंगों के अपने अपने निश्चित कार्य होते हैं, किंतु यह सभी अंग परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़कर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। सावयवी एकता की विशेषताएं संक्षेप में निम्न रूप में समझ सकते हैं कि सावयवी समाजों में यांत्रिक समाजों के घनत्व एवं नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है तथा समाज की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। इस कारण इन समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण अधिक पाया जाता है। ऐसे समाजों में विभेदीकरण की मात्रा भी लैंगिक आयु के साथ साथ विशेषीकृत ज्ञान, नौकरशाही एवं कार्यकुशलता आदि अनेक आधारों पर अधिक देखने को मिलती है। सावयवी समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है तथा सभी इकाइयां परस्पर निर्भर रहते हुए कार्य करती हैं तथा परस्पर प्रकार्यात्मक होती हैं। इस निर्भरता के कारण उनमें संबद्धता पाई जाती है। इस प्रकार के समाजों में सामाजिक विभेदीकरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं एवं विकसित होते हैं, जिससे कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। सावयवी समाजों में लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंधों एवं रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों से होती है। दूसरे शब्दों के अंदर सामूहिक प्रतिनिधान इन समाजों की साझा संस्कृति कही जा सकती है। समाजों में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है, जिनका उद्देश्य दंड देना न होकर नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन करना होता है। यानी जो वर्तमान के कानून हैं वो व्यक्ति को दंड देने से ज़्यादा उन्हें रिहेबिलिटेट करने की ओर ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। सावयवी समाजों में यांत्रिक समाजों के विपरीत सामूहिक संपत्ति के स्थान पर व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व होता है। इन समाजों में बंद के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है, अर्थात वंशानुगत व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन कर सकता है। इन समाजों में बचत वाली अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ व्यक्ति खुद कमाता है और उसका उस संपत्ति पर स्वयं का अधिकार होता है, जैसा यांत्रिक समाजों में नहीं देखने को मिलता। इन समाजों में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है तथा राज्य के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अलग अलग कार्य करते हैं। शासन वंशानुगत आधार पर न होकर चुनी हुई सरकार के द्वारा होता है। सावयवी समाजों में धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार हो जाता है। एकेश्वरवाद के स्थान पर बहुवाद देखने को मिलता है। ईश्वर का व्यक्ति करण एवं निजीकरण हो जाता है, अर्थात व्यक्ति अपने ईश्वर को
अपने लिए विशेष मानता है और हर व्यक्ति का अलग भगवान देखने को मिलता है। इस कारण समाज में बहुल देववाद देखने को मिलता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है, स्थानीय धार्मिक विश्वासों का ह्रास हो जाता है। इन समाजों में व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध ना होकर अप्रत्यक्ष संबंध होता है। विशिष्ट कार्यों के लिए व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। सावे समाजों में समाज व्यक्ति के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करता है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से पनपने देता है। तो आशा है सावे समाज और यांत्रिक समाजों की विशेषताओं को समझकर हम दुर्खीम की सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा को भली भांति समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।